तो नमस्कार बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास औरंगजेब के बारे में। पिछले क्लास में आपने औरंगजेब के साथ अपने भाइयों और पिता के साथ किए गए व्यवहार का और उसके बाद किस प्रकार के इसके शासन का हमने जिक्र किया था। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि औरंगजेब ने बाकी अपने शासन सल्तनत को कैसे चलाया। तो देखिए, शिवाजी के बारे में हमने कहा था, शिवाजी ये औरंगजेब के समकालीन थे। तो औरंगजेब के समकालीन शिवाजी थे बच्चों। अर्थात जब औरंगजेब पूरे इंडिया पर अत्याचारों का साम्राज्य स्थापित कर रहा था, उस समय शिवाजी ने औरंगजेब और मुगलों के खिलाफ एक विशाल स्ट्रॉन्ग किंगडम बना रहे थे। शिवाजी इनके समकालीन थे। 1627 में या 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो बच्चों, जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में शिवाजी पैदा हुए थे और इनके पिता शाहजी भोसले इनकी मदर का नाम जीजाबाई था। वैसे शाहजी भोसले की कई पत्नियां थीं, तो शाहजी भोसले शिवाजी की तरफ कम ध्यान देते थे। शिवाजी की मदर जीजाबाई शिवाजी की का ज्यादा ख्याल रखती थी। बचपन के गुरु इनके बचपन के गुरु शिवाजी के बचपन के गुरु का नाम अगर आपसे कहा जाए तो दादा कोणदेव थे। ये बच्चों बचपन के गुरु थे दादा कोणदेव। तो इस तरह से शिवाजी के बचपन के गुरु। बाकी प्रारंभिक शिक्षा में अगर आप देखें तो इनकी मदर जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए शिवाजी अपनी मदर जीजाबाई की बात बहुत मानते थे। इनकी पत्नी का नाम शिवाजी की पत्नी का नाम पुतलीबाई था। कई पत्नियां थीं। इनकी वाइफ पुतलीबाई, शिवाजी की वाइफ का नाम पुतलीबाई। तो इस तरह से बच्चों शिवाजी किसी राजा के बच्चे नहीं थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के राजा के यहां नौकरी किया करते थे। शिवाजी अपने पिता के प्रति उतने आकर्षित नहीं थे, चूंकि इनके पिता इनको कम पसंद करते थे। शिवाजी ने अपनी माता का सम्मान किया, अपनी मदर की बात मानी और मदर ने इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दिया कि महाराष्ट्र में किंगडम खड़ा कर दिया था इन्होंने। तो इस तरह से शिवाजी बड़ा स्ट्रगल किए थे। और वैसे तो आप देखें, शिवाजी अपने दम पर मराठा किंगडम की स्थापना किया था। इनको विरासत में कोई किंगडम मिला नहीं था, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा, छापामार युद्ध नीति के द्वारा बीजापुर के राजा के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ टफ फाइट किया। गुरिल्ला वॉरफेयर में लुक छिप कर वार करते थे। पहाड़ों में दिन के समय में छुपे रहते थे, रात के समय में अचानक दुश्मन के कैंप पर हमला बोल देते थे। दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता था और दुश्मन के सेनापति की हत्या हो जाती थी। शिवाजी स्वयं दुश्मन के कैंप में सेनापति के जिस टेंट में सेनापति रहता था, इतनी सिक्योरिटी रहती थी, फिर भी उसके कैंप में घुसकर उसकी हत्या कर देते थे। अब चाहे शिवाजी के अगेंस्ट में बीजापुर के राजा का सेनापति अफजल खान था, जिसके कैंप में घुस करके शिवाजी ने उसका अंगूठा काट लिया था, या शिवाजी ने उसकी हत्या कर दिया था, जो भी हो, या चाहे शाइस्ता खान हो,
शाइस्ता खान के बारे में कहते हैं कि शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया था अबुल फजल के पेट में, सॉरी अबुल फजल नहीं बल्कि बीजापुर के राजा अफजल खान के पेट में पॉइजनस नेल भोंक कर मार दिया था। तो बच्चे, अफजल खान की हत्या जहरीले नाखून से किया था। शिवाजी जहरीला नाखून पहनते थे, पॉइजनस नेल पहनते थे। तो इस तरह अकस्मात रात के समय दुश्मन जब आराम कर रहा होता था उसी समय हमला हो जाता था। तो इस तरह से शिवाजी के गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगल किंग औरंगजेब परेशान हो चुका था। मुगल किंग औरंगजेब के कई अभियानों को शिवाजी ने विफल कर दिया था। सो जितने भी एक्सपेडिशन थे शिवाजी के सेनापतियों का, सब विफल था, जिसमें शाइस्ता खान के रात्रि अभियान में उनके कैंप में घुस करके उसका नेल अंगूठा काट लिया था, अफजल खान को मार भगाया था। तो बच्चों, इस तरह से शिवाजी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम की स्थापना अपने दम पर किया था। आइए आगे की तरफ आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह शिवाजी किस तरह औरंगजेब की अधीनता में भी आ गए थे। जब औरंगजेब देखा कि शिवाजी को इस तरह से नहीं हरा सकते हैं, तो शिवाजी के खिलाफ चीटिंग किया था, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। तो बच्चों, 1665 में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, यानी पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1665 में, 1665 में पुरंदर की संधि यह थी बिटवीन शिवाजी एंड मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी एंड मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में था, और यह औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब के सेनापति थे। आपको बताएं कि औरंगजेब ने सोचा कि मिर्जा राजा जयसिंह को भेजें तो शायद शिवाजी इनकी बात मान जाएंगे और हमारी अधीनता में आ जाएंगे। मिर्जा राजा जयसिंह यह भी राजपूत थे और शिवाजी मराठा थे, इसीलिए भेजा गया कि शायद इनकी बात को टालेंगे नहीं, मान जाएंगे, और मान भी गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को कहा कि देखिए, आप औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको दक्षिण का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा, दक्षिण का सूबेदार बन जाएंगे, और दक्षिण का सूबेदार बनने के बाद औरंगजेब को आप चौथ सरदेश मुखी कलेक्ट करके देना, बाकी आप दक्षिण पे राज करना, और आपको दरबार में उच्च मनसब मिलेगा, अर्थात दरबार में आपका स्थान भी ऊंचा होगा। यानी कुल मिला के मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को मोटिवेट कर दिया। शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह की बात मान करके औरंगजेब के दरबार आगरा में मुलाकात करने गए अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ। तो बच्चे बात मान गए, और इस तरह से 1666 में शिवाजी एंड संभाजी वेंट टू आगरा, मुगल कोर्ट में गए। मुगल दरबार में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ पहुंचे थे। ये बाप बेटे मुगल दरबार में पहुंचे। आगरा गए थे बच्चों, तो मुगल कोर्ट आगरा पहुंच गए। लेकिन आपको बताएं कि औरंगजेब ने मुगल दरबार आगरा में शिवाजी का उचित सम्मान भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या थी कि औरंगजेब ने शिवाजी को उच्च मनसब नहीं दिया, निम्न मनसब दिया। लगभग 5000 मनसबदार बनाए इनको। औरंगजेब के समय में सबसे हाईएस्ट मनसब 14,499 का था।
ये भी उम्मीद करते थे कि 10,000 के ऊपर का मनसब इनको दिया जाएगा। पंच हजारी मनसब निम्न मनसबदार होता था इस समय। शिवाजी को निम्न स्तर का मनसबदार अपॉइंट किया गया। इस बात से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में भड़क गए। औरंगजेब को उसके दरबार में ऊट पटांग सुनने लगे। औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को इनको कैद कर लिया। इसी समय दोनों को इम्प्रिजन्ड एट आगरा फोर्ट में, जयपुर भवन में, जयपुर पैलेस में बाप बेटों को आगरा किले में कैद कर लिया, कैदी बनाया। किस जगह बच्चों? आगरा लाल किले में। तो आगरा लाल किले के जयपुर भवन में बाप बेटे को कैद कर लिया गया था। सो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, जिस चालाकी से औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को कैद किया, उससे बेहतर चालाकी के साथ बाप बेटे बचकर निकल भागे थे। अर्थात इसी साल 1666 की बात है, 1666 में गणपति त्योहार के मौके पर गणपति त्योहार आया। तो बच्चे, गणपति त्योहार के मौके पर, गणपति त्योहार का मौका था, अक्टूबर का महीना था। शिवाजी ने औरंगजेब से परमिशन मांगी कि वह गणपति त्योहार पर लड्डू बांटते हैं। लड्डू के बड़े बड़े टोकरे जेल के अंदर भिजवाए गए, क्योंकि शिवाजी ने परमिशन मांगा था कि वह गणपति त्योहार मनाते हैं, कैदियों में लड्डू बांटेंगे, अतः बड़े बड़े लड्डू के टोकरे जेल के अंदर भिजवाए जाएं। औरंगजेब ने परमिशन दे दिया। बड़े बड़े लड्डुओं के टोकरे जेल में भेजे गए। शिवाजी ने उन कर्मचारियों को सेट कर लिया और उन लड्डू के टोकरों को खाली करवा लिया। 2 टोकरों में बाप बेटे बैठ गए, शिवाजी और संभाजी बैठ गए, और फिर उस पर ढक्कन लगा दिया। बीच में दोनों टोकरों को रखा, बाकी बगल में चारों तरफ खाली टोकरे। इस तरह से जेल के अंदर से उन टोकरों को ले जाया गया। जेल के अंदर से शिवाजी और संभाजी को निकाल दिया गया। जब तक औरंगजेब को पता चल पाती, तब तक बहुत देर हो चुका था। शिवाजी और संभाजी बहुत दूर जा चुके थे और फिर उसके बाद कभी भी औरंगजेब की कस्टडी में नहीं आए। तो 1666 में शिवाजी, संभाजी भाग गए थे। शिवाजी एंड संभाजी स्केप्ड अवे। शिवाजी और संभाजी बच निकल भागे। और फिर कभी भी औरंगजेब की कस्टडी में नहीं आए। इसके बाद शिवाजी ने अपने सारे किले जो मुगल किंग औरंगजेब के अंडर में कर दिया था, उन सभी किलों को जीत लिया। अर्थात शिवाजी ने अपने कई सारे किले, लगभग 22-23 किले औरंगजेब के अंडर में दे दिया था। उन सारे किलों को जीत लिया। शिवाजी के पास कुल 41-42 किले थे, सबको पुनः अपने अंडर में कर लिया। और इसके अलावा सूरत पर शिवाजी ने अटैक किया। सूरत को 6 दिन तक लूटते रहे, करोड़ों की संपत्ति लूट लाया, बहुत सारा लूटा। तो इस तरह अब शिवाजी औरंगजेब के राज्यों पर हमले बोलकर उन पर लूटपाट करने लगे। तो इस तरह से शिवाजी ने अपना एक विस्तृत किंगडम की स्थापना किया बच्चों। और आप देखें कि शिवाजी ने अपना पूरा किंगडम फिर से अपने अंडर में लाने के बाद शिवाजी ने अपना राजतिलक रायगढ़ किले में किया था। शिवाजी की कैपिटल भी रायगढ़ थी बच्चों। रायगढ़ आज की डेट में महाराष्ट्र में है। तो अगर पूछा जाए कि शिवाजी का राजतिलक किस स्थान पर हुआ था या किस किले में हुआ था, तो रायगढ़ किले में। रायगढ़ इनकी कैपिटल भी थी। रायगढ़ महाराष्ट्र में है। शिवाजी का राजतिलक 1674 में किया गया था। तो 1674 में शिवाजी वॉज कोरोनेटेड
शिवाजी का राजतिलक कहां पर किया गया? रायगढ़ किले में। तो बच्चे रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ किले में किया गया था और यह किला महाराष्ट्र में है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिवाजी का राजतिलक। अब देखिए, शिवाजी का राजतिलक कोंकण के ब्राह्मणों ने करने से मना कर दिया था। कोंकण के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राजतिलक करने से मना कर दिया, क्योंकि शिवाजी औरंगजेब की कस्टडी में थे। औरंगजेब की कस्टडी में 5-6 महीने थे। शिवाजी ने इनको झूठा खिलाया पिलाया होगा, यह कहकर कोंकण के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राजतिलक करने से मना कर दिया। कहा कि इनका तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए वे शिवाजी का राजतिलक नहीं करेंगे, एक कंडीशन पर करेंगे, यदि शिवाजी कोंकण के ब्राह्मणों के पैर के अंगूठे से राजतिलक कराएं तो करेंगे। शिवाजी ने कहा यह तो अपमान की बात है। शिवाजी ने कोंकण के ब्राह्मणों को मना कर दिया, उनसे राजतिलक नहीं कराया। शिवाजी इसके बाद बनारस के पंडित गंगा भट्ट और उनकी टीम को बुलाई। पंडित गंगा भट्ट बनारस से अपनी टीम के साथ रायगढ़ पहुंचे हैं और उस राजतिलक की अध्यक्षता पंडित गंगा भट्ट ने किया और शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने शिवाजी का 1674 में रायगढ़ किले में राजतिलक किया था। तो इस तरह से बच्चों, पंडित गंगा भट्ट ये वाराणसी के थे। बनारस के पंडित गंगा भट्ट प्रिसाइडेड कोरोनेशन सेरेमनी, राजतिलक की अध्यक्षता किया था। राजतिलक की अध्यक्षता किया था। तो बनारस के पंडित गंगा भट्ट ने राजतिलक की अध्यक्षता किया था। ठीक है। और बच्चों, गुरु इनके समर्थ रामदास थे इस समय। इनके गुरु समर्थ रामदास, इन्होंने शिवाजी का राजतिलक किया था। शिवाजी का राजतिलक किया। तो इस तरह से शिवाजी का राजतिलक कहां पर किया गया? तो बच्चों, रायगढ़ किले में। शिवाजी की कैपिटल क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी, कैपिटल भी रायगढ़ थी, कैपिटल रायगढ़। और किस किले में किया? रायगढ़ किले में। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़, रायगढ़ किले में इनका राजतिलक किया गया। और इसी समय शिवाजी बच्चों, इसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। छत्रपति, शिवाजी की उपाधि थी छत्रपति। तो इसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि भी धारण किया था। मराठा किंग को छत्रपति कहा जाता है, जैसे मुगल किंग को बादशाह कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सुल्तान कहते हैं, ऐसे मराठा किंग को छत्रपति कहते हैं। इसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि लिया। 1674 से 80 तक शिवाजी ने इसी पद पे शासन किया था, अर्थात 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम, इनकी मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, तो बच्चों इनकी मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। शिवाजी की मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान,
ये इनके मंत्रिमंडल का नाम था। 8 मंत्री थे जो शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में बड़ी मदद किया करते थे। तो अष्टप्रधान इनकी मंत्रिमंडल का नाम था। तो बच्चों, इस तरह से शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल के द्वारा अपने किंगडम को संचालित किया था। ये 8 मंत्री में जिसमें पेशवा पेशवा बच्चे प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मंत्रिमंडल में, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा प्रमुख मंत्री होता था। तो इस तरह से अष्टप्रधान ये मंत्रिमंडल में पेशवा पेशवा बच्चों प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। शिवाजी तो छत्रपति थे, पेशवा प्राइम मिनिस्टर था। और इस समय प्रथम पेशवा अगर आपसे पूछा जाए, इस समय के पहले पेशवा, तो मोरोपंत पिंगले थे। मोरोपंत पिंगले शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में प्रथम पेशवा थे। लेकिन पेशवा का पद जहां से वंशानुगत हो गया, प्रथम पेशवा जहां से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ आगे आएंगे बच्चों। यहां वंशानुगत नहीं था, योग्यता के हिसाब पर यहां बनाए जाते थे। तो पेशवा के अलावा बच्चों आमत्य आमत्य वित्त मंत्रालय को देखता था, ये फाइनेंस को देखता था। पेशवा आमत्य सेनानी सेनानी तो आप जानते हैं सेनापति होता था, यह कमांडर इन चीफ होता था। कमांडर इन चीफ सेनापति भी कहते थे। इसके अलावा नेक्स्ट में सचिव होता था। बच्चे सचिव यह फॉरेन अफेयर्स देखता था। फॉरेन अफेयर्स सचिव किंग का, छत्रपति का कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा करता था, पत्र व्यवहार था बच्चे इसके साथ, यानी राजा के द्वारा पत्र व्यवहार करा जाता था, उसको यही सब कुछ करता था, कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफ द लेटर्स यानी राज्यों को पत्र व्यवहार किया करता था। तो सारा राजा के द्वारा बनाया गया पत्र व्यवहार यही ड्राफ्ट करता था। पत्र व्यवहार राज्यों को भेजा जाता था। इसके अलावा बच्चे सचिव के बाद सुमंत सुमंत यह विदेश मंत्री ये था। फॉरेन अफेयर्स इसके अंडर में होता था, विदेश मामले ये देखता था। और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा इसके पास पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करना ये सब भी था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक मंत्री होता था। मंत्री इंटरनल अफेयर्स को देखता था, आंतरिक मामले इसके अंडर में थे। यह आंतरिक मामले को देखता था। और इसके अलावा पंडित राव पंडित राव बच्चों यह चीफ प्रीस्ट था, मुख्य पुजारी था। न्यायाधीश न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता था।
तो इस तरह से अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में ये शिवाजी का बड़ी मदद किया करते थे। तो बच्चों, शिवाजी की मंत्रिमंडल शिवाजी की बड़ी असिस्ट करती थी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शिवाजी ने अपने किंगडम में 2 टैक्स लगाए थे जिससे अपना किंगडम वो चला सके। एक तो चौथ शिवाजी लेते थे और दूसरा सरदेश मुखी लेते थे। चौथ नए जीते गए राज्यों से 1/4 भाग लिया जाता था। सरदेशमुखी पुराने राज्यों से 1/10 भाग लिया जाता था। तो शिवाजी ने 2 टैक्स लिए थे। शिवाजी ने 2 टैक्स लिए थे। तो 2 टैक्सेस थे बच्चों। एक तो चौथ होता था, यानी 1/4 नए जीते राज्यों से चौथ लिया जाता था, नए जीते हुए राज्यों से। वहां के उत्पादन का 1/4 भाग लिया जाता था उस राज्य की रक्षा के लिए, 1/5 लिया जाता था। और दूसरा सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी तो सरदेशमुखी अगर आप देखें बच्चों तो 1/10 अपने पुराने राज्यों से लिया जाता था। तो इस तरह शिवाजी अपने इन राज्यों से टैक्स लेते थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि शिवाजी पूरे किंगडम की रक्षा सुरक्षा अपने घुड़सवार सिपाही से करते थे। सिपाही भी 2 प्रकार के होते थे, एक तो होता था बरगीज और दूसरा सिलेहदार। कि बरगीज जो होता था वह अपना साजो सामान खुद ले आता था। सिलेहदार जो घुड़सवार सेना होता था उसको राज्य की तरफ से सब कुछ दिया जाता था। तो शिवाजी ने काफी अच्छी तरह से अपने किंगडम को मैनेज किया था। लेकिन 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी डाइड। तो बच्चे, शिवाजी का देहांत हो गया था। अब आप देखिए शिवाजी के डेथ के बाद इनका बेटा संभाजी 1680 से 1689 तक ये सत्ता में रहे। संभाजी, शिवाजी के डेथ के बाद संभाजी 1680 से 1689 सत्ता में रहे। आपको बताएं कि औरंगजेब ने संभाजी, इनकी पत्नी, इनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया था। इनके पुत्र शाहू, संभाजी, संभाजी के बेटे शाहू, संभाजी की पत्नी को शिवाजी ने 1689 में अरेस्ट कर लिया। और 1689 में इनकी यानी संभाजी की आंख निकलवाकर इनकी हत्या कर दिया। लेकिन संभाजी की पत्नी विधवा, वह महाराष्ट्र में कैद थी। शाहू भी कैद थे। बाद में आपको बताएं कि संभाजी के छोटे भाई राजा राम 1689 से 1700 तक ये छत्रपति के रूप में शासन चलाए। 1689 में संभाजी के गिरफ्तार और इनकी हत्या हो जाने के बाद राजा राम, इनके छोटे भाई, छत्रपति बने। लेकिन 1700 में औरंगजेब ने इनको युद्ध में मार दिया था। ये भी मारे गए। इनकी हत्या के बाद इनका बेटा शिवाजी सेकेंड, राजा राम का बेटा शिवाजी सेकेंड 1700 से 1707 तक ये छत्रपति रहे। लेकिन बच्चों, ये नाबालिग थे। इनकी मम्मी ताराबाई, इनकी मां ताराबाई ने संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था। संरक्षिका
यानी डिफेक्टो, डिफेक्टो के रूप में शिवाजी सेकंड की मां ताराबाई, राजा राम की विधवा ताराबाई, शिवाजी सेकंड की मां ताराबाई, डिफेक्टो माने संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था। बाद में 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हो गया तो औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर आया। बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया, यानी शाहू और उनकी मम्मी को मुगल कैद से आजाद कर दिया। जब शाहू छोड़ दिए गए तो शाहू ने 1707 में ताराबाई को खेड़ की लड़ाई में बुरी तरह से हराया और फिर उसके बाद शाहू छत्रपति बने। शाहू को छुड़ाने में और शाहू के ताराबाई के खिलाफ जितवाने में बालाजी विश्वनाथ का योगदान था। बालाजी विश्वनाथ पूना के सभासद थे, औरंगजेब के दरबार में आते जाते थे। औरंगजेब के दरबार में आते जाते वक्त बालाजी विश्वनाथ की दोस्ती शाहू से हो गई और जब औरंगजेब 1707 में मर गया, बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा शाहू को बालाजी विश्वनाथ ने छुड़वा लिया। शाहू को न केवल छुड़वाया बल्कि शाहू को ताराबाई के खिलाफ जितवाने में बालाजी विश्वनाथ का विशेष योगदान था बच्चों। तो 1707 में यह लड़ाई खेड़ की लड़ाई, यह लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई में शाहू डिफीटेड ताराबाई, शाहू ने बच्चों ताराबाई को हराया। इस तरह शाहू छत्रपति 1707 में बन गए थे। अब जब शाहू छत्रपति बने तो बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने पेशवा बनाया। 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने और बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा यानी इस समय जो पेशवा बने 1713 में, वहां से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। तो बच्चे इस तरह से शिवाजी जब तक थे तब तक इनका किंगडम काफी स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही शिवाजी का देहांत हुआ उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। औरंगजेब के सामने उनके उत्तराधिकारी टिक नहीं पाए और इस तरह से तेजी से इनका डिक्लाइन होने लगा। लेकिन इधर औरंगजेब का डेथ जब 1707 में हो गया तो मुगल वंश का बड़ी तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। उधर मराठों का क्लाइमेक्स आने लगा, इधर मुगल डिक्लाइन उधर मराठे उनकी पावर बढ़ने लगी। तो ऐसे होता था बैलेंस ऑफ पावर। इसके आगे अगर आप देखें बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने कुछ और काम किए। एक तो आप जानते हैं 1675 में औरंगजेब असैसिनेटेड 9th सिख गुरु तेग बहादुर। नवे सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। कहां पर की बच्चों? तो चांदनी चौक में, जहां गुरुद्वारा शीशगंज है। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या चांदनी चौक में करवाई। दिल्ली के चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब की हत्या, दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। यहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज है, गुरुद्वारा शीशगंज, जहां पर इनका शीश कटा था वहीं गुरुद्वारा शीशगंज है। और इनके 4 ग्रैंडसन थे, 4 पौत्र थे, ग्रैंडसन, इनको भी मरवा दिया। इनके 4 पौत्र थे बच्चों, चारों पौत्रों की भी हत्या करवा दिया था। तो इस तरह 9th सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने चांदनी चौक में
गुरुद्वारा शीशगंज जहां है वहीं पर करवाया। इनकी हत्या के बाद वैसे गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु बने, 10th गुरु बने बच्चों। इन्होंने सिंह की टाइटल लिया था, इससे पहले सिंह की टाइटल नहीं लिया जाता था। महिलाओं को कौर की टाइटल दिया गया, महिलाओं को कौर की टाइटल, पुरुष सिंह की टाइटल लेने लगे। इन्होंने 5 क वाली चीजें अनिवार्य किया था, 5 केस, कड़ा, कंघ, कच्छ, केश, कृपाण। कड़ा, कंघा, कच्छ, केश, कृपाण, 5 क वाली चीजें इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। और इन्होंने दले खालसा बनाई थी 1699 में, दले खालसा। सो दले खालसा की स्थापना इन्होंने किया था। सिखों को सेना में तब्दील कर दिया, नारा भी दिया, सवा नाल ते एक लड़ावा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गीदड़ ते मैं शेर बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो इन्होंने दले खालसा की स्थापना किया। और इसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ भी रच दिया, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब बच्चों, गुरु ग्रंथ साहब में 10 सिख गुरुओं की वाणी है। और यह गुरु ग्रंथ साहिब गुरमुखी में, इसमें 10 सिख गुरुओं की वाणी है, 10 हिंदू संतों की वाणी है, 5 मुस्लिम फकीरों की वाणी है। 11th गुरु इसी को माना गया। हला वैसे तो इनकी भी हत्या 1608 में हो गई थी, सॉरी 1708 में हुई। हत्या नांदेड़ में हुई थी, नांदेड़ बच्चों महाराष्ट्र में। तो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या इनके अंगरक्षक ने कर दिया था, इनके चेस्ट में तलवार घोंस दिया था। तो इस तरह से 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में हो गया था। इन्होंने मरने से पहले कहा कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, अंतिम गुरु यही थे 10वें गुरु। लेकिन 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब को माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद सिख 12 मिसल में बट गए थे। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने इन मिसलों को इकट्ठा किया, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाए। सिख मिसल बिखर गई थी। मिसल का मतलब होता संगठन। सिखों के 12 मिसल यानी 12 संगठन थे, जिसमें सुकर चकिया, एहलूवालिया, भंगी, रामगढ़िया, निहंग, ऐसी ऐसी मिसलें आज भी हैं, आपस में लड़ते हैं ये भी। चलिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि औरंगजेब ने 1679 में जजिया टैक्स को फिर से लगा दिया। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। जजिया टैक्स को फिर से लगा दिया था, जजिया टैक्स री इम्पोज किया था। तो इस तरह से जजिया औरंगजेब फिर लगाया। आगे चलकर मुगल किंग फर्रुखशियर ने फिर जजिया टैक्स हटाया था। तो बच्चों इस तरह से औरंगजेब के शासनकाल में कुछ निर्माण भी हुआ है। औरंगजेब ने क्या बनवाया? तो औरंगजेब बिल्ट, एक तो बच्चों बीबी का मकबरा, यह औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, यह औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की वाइफ राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, यह राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, जिसको दिलरास बानो बेगम भी कहते हैं, दिलरास बानो बेगम भी कहा गया है। तो बच्चों राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, जिसे दिलरास बानो बेगम कहते हैं, औरंगजेब इसको खूबसूरत बनवाना चाहा, बन नहीं पाया।
यह उतना अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए इसको कहा गया डर्टी कॉपी ऑफ ताजमहल। ताजमहल की गंदी नकल, ये कहा गया है। लेकिन इसको आप जानते हैं, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। खूबसूरत बनवाना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। तो कुल मिला के इसके समय में कल्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके समय में बनाया गया बीबी का मकबरा माना जाता है एक स्ट्राइकिंग फीचर है इसके टाइम का। अच्छा, इसके अलावा औरंगजेब ने दिल्ली लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया था। दिल्ली लाल किले के अंदर बच्चों इसी ने मोती मस्जिद बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया। यानी पर्ल मॉस्क। यानी मोती मस्जिद दिल्ली लाल किले के अंदर। आप जानते हैं दिल्ली लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था दिल्ली लाल किले का। लेकिन इसके अंदर मोती मस्जिद पूछा जाए तो औरंगजेब लगाना है। बच्चों इसके अलावा औरंगजेब ने मथुरा में केशव टेम्पल को तुड़वाया। उसके बगल में ज्ञान व्यापी मॉस्क बनवाया। ज्ञान व्यापी मॉस्क मथुरा में कृष्ण जन्म स्थली के बगल में ज्ञान व्यापी मस्जिद। और एक ज्ञान व्यापी मॉस्क और बनवाया है बनारस में। ज्ञान व्यापी मॉस्क एक और है वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में। तो इस तरह से ज्ञान व्यापी मॉस्क दो दो है। इसने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली की टेम्पल को तुड़वाया। बच्चों इसने ज्वाला देवी मंदिर को तुड़वाया। ज्वाला देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ज्वाला देवी टेम्पल को अकबर ने सोने की छत्र दान में दिया था और इसने उसको तुड़वा दिया था। तो इस तरह से ये इसके कंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन बच्चों आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब का देहांत अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अकस्मात गिरकर मरा था। तो औरंगजेब का देहांत अगर पूछा जाए, औरंगजेब का देहांत अहमदनगर में हुआ। और वैसे तो औरंगजेब ने दक्षिण में औरंगाबाद को अपनी कैपिटल बनाया था, लेकिन अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर इत्यादि को औरंगजेब ने जीत लिया था। तो अहमदनगर में देहांत हुआ। इसका मकबरा पूछें टॉम्ब तो औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद और ये अहमदनगर ये दोनों महाराष्ट्र में। तो इस तरह से औरंगजेब का देहांत 1707 में अहमदनगर में हुआ। मकबरा इसका अगर आप देखें औरंगाबाद में है। औरंगजेब के डेथ के बाद इसके कमजोर उत्तराधिकारी विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाए। एक पुत्र था इसका जिसका नाम अकबर, प्रिंस अकबर। प्रिंस अकबर एक पुत्र था जो कि मराठों की मदद अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ लिया था। यानी इसका भी पुत्र इसके खिलाफ बगावत किया था, लेकिन इसके सामने वो पुत्र निकम्मा कमजोर साबित हुआ। अन्यथा प्रिंस अकबर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ मराठों की मदद लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। मराठों के खिलाफ औरंगजेब का वैसे भी दुश्मनी था,
मराठे कुछ कर नहीं पाए थे। तो कुल मिला के इसके उत्तराधिकारियों में, पुत्रों में मुअज्जम, मुअज्जम बच्चे बड़ा बेटा था। इसको शालम फर्स्ट भी कहते हैं, शालम फर्स्ट। और यही था जो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से 1707 से 1712 तक सत्ता में आया था। 63 साल का बूढ़ा विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाया। तो इस तरह से औरंगजेब के डेथ के बाद बड़ा बेटा मुअज्जम, 63 साल बूढ़ा, सबसे बूढ़ा मुगल बादशाह यही था। 63 इयर्स का ओल्ड सबसे वृद्ध मुगल बादशाह ये सत्ता में आया, लेकिन विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाया। बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, इसका दूसरा बेटा आजम, तीसरा बेटा कामबख्श, कामबख्श, चौथा बेटा प्रिंस अकबर, बेटी का नाम जेबुन्निसा। तमाम संतानें थीं, लेकिन बड़ा बेटा मुअज्जम यह गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से इसको शालम फर्स्ट भी कहते हैं, और मुअज्जम को शाह बेखबर भी कहा गया है, बेखबर बादशाह भी कहा गया है। तो बच्चे इस तरह से मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा, हीडलेस मुगल किंग कहलाया। और मुगल शासकों में औरंगजेब ही लास्ट मुगल किंग था जो ताकतवर था, और वैसे नाम का लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह सेकेंड भी कहलाता है। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है, आगे हम आपको अगली क्लास में आगे आपको बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।